नमस्कार दोस्तों। तो आज इसके बाद कोशिका के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका का विभाजन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन आपका पूरी तरह से कंप्लीट सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल डिटेल में रहेगा। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन कहते किसे हैं? तो कोशिका विभाजन जो है, अपनी जब कोई कोशिका अपनी ही समान नई कोशिकाएं बनाती है, तो उस नई कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और बनाती कैसे है कि खुद जब एक कोशिका होती है तो वो खुद ही दो या दो से ज्यादा अधिक कोशिकाओं में टूटकर विभाजित हो जाती है, इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटकर विभाजित होना को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये जो कोशिका है ये पहले से मौजूद है, ये जो कोशिकाएं बनी हैं वो नई कोशिका है। इसका मतलब जो नई कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं जो बनती हैं, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से बनती हैं। यानी कि जो जो नई कोशिकाएं बनी है इन्हें कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। पुत्री कोशिका। और ये जो जिससे बनती है उसे कहते हैं मातृ कोशिका। मातृ या पैतृक कोशिका कहते हैं, मातृ कोशिका। पैतृक कोशिका या मातृ कोशिका। तो कोशिका विभाजन में क्या देखा जाता है कि ये कोशिका अपने समान कई कोशिकाएं बनाती है। उसी प्रक्रिया को या कोशिका के डुप्लीकेशन या कह की फोटोकॉपी, एक तरह से कह सकते हैं कि फोटोकॉपी बनाने की प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। तो कोशिका विभाजन की अगर बात करें सबसे पहले, तो कोशिका विभाजन की खोज किसने की? कोशिका विभाजन की खोज के लिए एक नाम आता है जिसे कहते हैं रोडोल्फ विर्चाव। रोडोल्फ विर्चाव ने 1855 में कोशिका विभाजन की खोज की। हम जानते हैं कि कोशिका का हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो कोशिका में सब हमने बेसिक जानकारी ये कहा था कि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया। स्लाइडर और स्वान ने 1838-39 में कोशिका का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, चाहे भले वो एक जीव हो, एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि कुछ कुछ सिद्धांत में एक बात की कमी रह गई थी। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी जीव का निर्माण होता है तो वो एक ही कोशिका से होता है। जैसे कि हम जानते हैं निषेचन के पहले युग्मनज होते हैं जो कि अगुणित होते हैं, चाहे वो शुक्राणु हो या अंडाणु। एक ही कोशिका होती है और वो अगुणित होती है। इसके बाद निषेचन होता है तो वो द्विगुणित हो जाती है, जायगोट बन जाता है। और जायगोट खुद विभाजित होकर फिर नई कोशिका और बनाने लगता है। इसके बाद शरीर का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि शरीर के निर्माण के लिए कोशिका का विभाजन जरूरी होता है। लेकिन स्लाइडन और स्वान के सिद्धांत के अनुसार ये सिद्ध नहीं हो पाया कि ये जो नई कोशिकाएं हैं वो कहाँ से आई। जैसे कि जायगोट के बाद इतनी सारी कोशिकाएं बनी और इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना, ये नई कोशिका कहाँ से आई? यूनिसेलुलर जीव मल्टी सेलुलर कैसे हो जाते हैं? तो स्लाइडन और स्वान के सिद्धांत के अनुसार ये प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन फिर रोडोल्फ विर्चाव ने बताया कि उन्होंने फिर खोज की। तो 1855 में उन्होंने एक सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत उसको आगे बढ़ाकर और सिद्धांत दिया कि ये जो नई कोशिकाएं आती हैं वो पहले से उपस्थित जो कोशिका होती है उसी कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। तो यदि बात करें कि कोशिका का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडर और स्वान ने। लेकिन बात करें कि सफल जो सिद्धांत रहा वो किसका रहा? रोडोल्फ विर्चाव का। तो रोडोल्फ विर्चाव का जो सिद्धांत था वो कोशिका सिद्धांत का सबसे सफल सिद्धांत रहा। इसीलिए कोशिका सिद्धांत सफल माना जाता है रोडोल्फ विर्चाव का। अब इसके बात करें कि कोशिका विभाजित होती है, पुत्री कोशिका बनती है। अब एक बने या चार बने इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अब ये भी कोशिकाएं हैं तो ये भी अपनी जैसी नई कोशिकाएं बनाएंगी।
तो और बन जाएंगी, ऐसी कोशिकाएं बनती जाएंगी तो क्या बन जाएगा, फिर एक ऊतक बन जाएगा, और फिर ऊतक जितने सारे मिलेंगे तो फिर अंग का निर्माण करेंगे, और अंग मिलके फिर पूरे शरीर का निर्माण करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर के निर्माण में एक एक कोशिका भी सहायक। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कोशिका विभाजन की क्या जरूरत या उपयोगिता क्या। चलिए तो कोशिका विभाजन की हम उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता मतलब कि कोशिका विभाजन जो होता है वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है जीवों की वृद्धि। जीवों की वृद्धि तो कोशिका विभाजन से ही होती है। जीवों का विकास, शरीर का विकास तो कोशिका विभाजन, क्योंकि एक कोशिका से दो बनी, दो से चार, चार से आठ, ऐसी कोशिकाएं बढ़ती जाती है, शरीर का विकास होता जाता है। दूसरी बात ऊतकों की मांग, क्या करें घाव भरने के लिए ऊतकों की कहीं मरम्मत करनी हो, कोशिकाएं कम हो, कोशिकाएं मच जाती हैं, तो नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं, आसपास की कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, ऊतकों की मरम्मत हो जाती है। ऐसे घाव भरने के लिए, तो घाव भरने होते हैं, जैसे कहीं पे चोट लग जाती है ना, तो चोट लग जाती है तो सबसे पहले रक्त थक्का बनता है। अब वो घाव हो गया, घाव को भरने के लिए क्या करती हैं, आसपास की कोशिकाएं को उसका विभाजन करने लगती हैं, नई कोशिकाएं बन जाती हैं और घाव भर जाता है, त्वचा सही हो जाती है। और क्या करती है जी, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए गुणसूत्र हुआ है, तो इनका स्थानांतरण भी कोशिका विभाजन से ही होता है, क्योंकि जब एक कोशिका से नई बनती है तो उसमें भी डीएनए जाता है, उसमें भी गुणसूत्र जाता है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिका विभाजन की वजह से आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। इसके बाद बात करें कि जैसे कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में जनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन, जैसे अपनी ही संततियों का निर्माण करना। अब एक कोशिकीय जीवों में जनन होते तो नहीं है, तो वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, या न कहें कि लैंगिक जनन तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें लैंगिक अंग ही नहीं होते। तो क्या करते हैं कि एक ही कोशिका है वही विभाजित हो जाती है और दो नई कोशिका बन जाती हैं, वही नए जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में जनन भी कोशिका विभाजन से होता है। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि या उपयोगिताएं कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन क्या होते हैं, किस तरह से होता है, कितने प्रकार का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन होते कौन कौन से या कौन कौन से प्रकार होते हैं कोशिका विभाजन के। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। पहला होता है सूत्री कोशिका विभाजन, उसके बाद संसूत्री, किसी के बाद अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समझ लें। इसको एक इसमें कहते हैं एमाइटोसिस, इसको कहते हैं माइटोसिस, इसको कहते हैं मियोसिस। 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब इसके बाद अब हम करते हैं एक एक करके तीनों को। तो पहले बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की। समसूत्री जो कोशिका विभाजन है वो, जैसे कि हमने उपयोगिता में चौथा पॉइंट पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए,
तो एक कोशिकीय जीवों में जन्म के लिए ही समसूत्री कोश का विभाजन होता है। कैसे? जैसे हमारे कुछ एक कोशिकीय करें, एक कोशिकीय जीव, और उनमें प्रयोग एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो तो एक कोशिकीय होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है वो कोशिका अविकसित होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, यानी उसमें कोशिका के अंगों की कमी होती है, पूरी सभी अंग नहीं पाए जाते। अब होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो कि ये कोशिका है, इसमें इसका केंद्रक है और जीवद्रव्य भरा है, ठीक है। अब केंद्रक भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता, अविकसित केंद्रक होता है। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले ये कोशिका लंबी होती है कुछ इस तरह से, और इसका केंद्रक भी लंबा हो जाता है, और जीव द्रव्य जो होता है वो बटने लगता है, दूर दूर होता है, यानी ये दो ध्रुव बन जाते हैं इसमें और लंबी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये कोशिका बीच में खांच बनने लगती है और केंद्रक भी कुछ इस तरह का हो जाता है। अब ये देखा जाए कि पहले तो कोशिका बड़ी हुई, लंबी हुई, बीच में खांच बनी, जैसे हम रोटी बेलने के लिए लोई बनाते हैं, तो लोई बनाने की जो आटा लेते हैं तो पहले उसको गोल करते हैं, उसके बाद उसको बीच में से काटते हैं, यानी ज्यादा आटा होता है उसको अलग करते हैं। तो जब बीच में से काटते हैं तो ऐसी बीच में खांच बनाई जाती है, तब काटते हैं। तो इसके बाद जो बस कोशिका की अवस्था आती है वो दो कोशिकाएं बन जाती हैं और इसमें दो केंद्रक होते हैं, और केंद्रक, इसमें क्या होता है कि केंद्रक भी है और जीव द्रव्य दोनों एक साथ विभाजित हो जाते हैं, इसमें ज्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं लगती। होती क्या है कि केंद्रक और जीव द्रव्य एक साथ विभाजित हो जाते हैं, केंद्रक और जीव द्रव्य एक साथ ही विभाजित हो जाते हैं, जैसा कि इसमें कट गया, बस नई कोशिका बन जाती है। इतना सा है असूत्री कोशिका विभाजन या एमाइटोसिस। ये होता किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, अमीबा, यूग्रिया, पैरामीशियम, जो एक कोशिकीय जीव अविकसित कोशिकाएं जिनकी हैं, उन जीवों में ये पाया जाता है। तो ये था सरल सा कोशिका विभाजन। अब इसके बाद करते हैं हम समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समझने से पहले हमें पूरी कोशिका का चक्र समझना पड़ेगा। कोशिका चक्र जैसे कहते हैं सेल साइकिल, तो कोशिका चक्र अब समझते हैं कोशिका चक्र को। तो कोशिका चक्र अर्धसूत्रीय समसूत्री विभाजन के लिए पढ़ना जरूरी है। तो कोशिका चक्र क्या होता है कि कोशिका विभाजन के लिए, अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि असूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, सिंपल सी प्रोसेस है, छोटी सी प्रोसेस है, जो कि अविकसित कोशिका में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है। लेकिन ये जो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की है, ये विकसित कोशिकाओं में होते हैं। अब विकसित कोशिकाओं में होते हैं तो उनमें बहुत सी प्रक्रिया होती है, बहुत से अंग होते हैं, तो सभी के लिए कोशिका चक्र पढ़ना जरूरी है। तो जो कोशिका चक्र है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन अवस्था। दो अवस्था होती है, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था, ठीक है। इसके बाद एक इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेज, और ये होती है एम्पेरियल माइक्रोफेज, एमसी। दो तरह की अवस्था होती है, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था जो होती है उसमें कोशिका विभाजन की तैयारी, क्या होती है, तैयारी, और इसी में लगभग 90 से 95% कोशिका विभाजन का जो अवस्था है पूरी या समय है, 90 से 95% इसी अवस्था में लगता है। इसमें क्या लगता है, इसमें केवल 5 से 10% का समय लगता है, यानी 5 से 10% कोशिका विभाजन है वो इतनी सी अवस्था में हो जाती है, और सबसे बड़ी अवस्था है ये। और इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है।
तो अंतरावस्था को हम बात करेंगे तो इसे भी हम कई भागों में बांटते हैं, इसे भी भागों में बांटते हैं। तो इसकी जो भाग है, इसकी है 3 भाग। इसके 3 भाग है, तो उनको साइड में ले लेते हैं। पहला है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2। G1 का मतलब होता है गैप पॉइंट, दूसरा S का मतलब सिंथेसिस, G2 का मतलब गैप टू। अब देखो कैसे, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व संश्लेषणात्मक अवस्था, इसे कहते हैं संश्लेषणात्मक अवस्था। और तीसरा G2 कहते हैं पास्ट संश्लेषणात्मक अवस्था। तो हिंदी में नाम बोलिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये जो सिंथेसिस अवस्था है, G1 अवस्था है, G2 अवस्था है, 3 भागों में इसको बांटा। इसी तरह से 2 भागों में इसको बांटते हैं। एक हो गया अपना कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखते। कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। इसको 3 अवस्थाओं में, इसको 2 अवस्थाओं में। अब ये इसमें दिख रहा है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब, कैरियो का मतलब होता है केंद्र, कैरियो का मतलब होता है केंद्र, और साइटो का मतलब होता है कोशिका। क्योंकि हम कैरियोलॉजी किसमें पढ़ते हैं, केंद्र के अंदर में। तो कैरियो शब्द कहां से आया, केंद्र से, और साइटो शब्द कहां से आया, कोशिका से। तो काइनेसिस का मतलब विभाजित होना। तो इसमें तैयारी होती है इंटरफेज में, और कैरियोकाइनेसिस में केंद्र का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में पूरी कोशिका द्रव्य या पूरी कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस तरह से तो कैरियोकाइनेसिस में होती है 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं आती है कैरियोकाइनेसिस में। कौन कौन सी? सबसे पहले आती प्रोफेज, उसके बाद आती है मेटाफेज, उसके बाद आती है एनाफेज, और उसके बाद आती है टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस को हमने बदला, कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, जो कि केंद्रक के विभाजन में होता है। तो केंद्रक का विभाजन 4 भागों में हो गया, पूरी कोशिका का विभाजन एक ही बार में हो जाता है। बात करें ये अंतरावस्था, तो ये इसके लिए कुछ वैज्ञानिक, एक 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हावर्ड, हावर्ड और टैंग। 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है इसके लिए, हावर्ड और टैंक। हावर्ड और टैंक ने सबसे पहले अंतरावस्था के बारे में बताया, अंतरावस्था को देखा या उसका अध्ययन किया। इसी तरह से बात करें कि कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस के लिए आते हैं हमारे स्नाइडर, स्नाइडर स्नाइडर। ये कैरियोकाइनेसिस के बारे में ये वैज्ञानिक ने बताया। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसके लिए आते हैं व्हाइटमैन, व्हाइटमैन। साइटोकाइनेसिस के बारे में बताया व्हाइटमैन ने, स्नाइडर ने बताया कैरियोकाइनेसिस के बारे में, और हार्वर्ड और टैंक ने बताया पूरी इंटरफेस के बारे में। ये जो 3 अवस्थाएं हैं। अब ये तो हमने पूरी प्रोसेस के भाग देख लिए, कौन सी प्रक्रिया कितनी भागों में बांटा। अब हम कोशिका चक्र को एक बार समझ लेते, कोशिका चक्र होता किस तरह से।
ये हमने कोशिका चक्र के लिए एक चक्र बनाया है जिसमें कि समझा जाएगा पूरी अवस्थाओं के बारे में। अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेज की। तो इंटरफेज में जैसा कि हमें पता है 3 अवस्थाएं आती हैं। 3 अवस्था इंटरफेज में कौन सी आती है? सबसे पहली आती है जीवन। तो ये जो भाग है वो जीवन का है, दूसरा भाग सिंथेसिस का और तीसरा भाग G2 का है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक 90% तो हो ही सकता है, इसीलिए 90 से 95% भाग केवल अंतरावस्था में आता है। और इन तीनों को क्या कहते हैं? इंटरफेस। यहां से लेके और यहां तक, यहां से स्टार्टिंग हुई, यहां से लेकर यहां तक पूरी को क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस तो पूरी हो गई इंटरफेस। अब क्या बचा? तीनों अवस्थाएं हो गई इसमें, जीवन, सिंथेसिस और G2। क्या बचा? विभाजन अवस्था। तो इतनी जो बची है, इतना भाग ये आती है अपनी एम फेज में, या कहें विभाजन अवस्था में। केवल इतना भाग यहां से लेकर और यहां तक। अब ये किस तरह से है? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं हो गई। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्था कौन कौन सी है? तो इतना जो भाग है, इतना भाग हो गया कैरियोकाइनेसिस का। 1 2 3 4, चारों अवस्था कैरियोकाइनेसिस की हो गई। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की एक ही अवस्था है, वो एक अवस्था इसमें आ जाती है। तो इस तरह से चारों पूरी की पूरी अवस्था ये कोशिका चक्र में आ जाती है। अब हम समझते हैं क्या है। तो जब कोशिका की पूरी चक्र घूम के आता है, तो कोशिका जब विभाजन होती है, तो एक कोशिका जीवंती, एक कोशिका जीवंती, यानी 2 डॉटर सेल बनती है जिन्हें पुत्री कोशिका कहते हैं। एक तो जीवन गई और दूसरी जीवन गई। अब ये अगर फिर से विभाजित हो तो फिर से यही चक्र चलेगा, फिर से यही चक्र चलेगा, 2 बन गई। दूसरी की बात करें तो ये हम पढ़ेंगे इस वाली कोशिका जीवन फेज में। ये क्या है? अब बात करते हैं कि एक एक करके इन सभी को पहले तो पढ़ते हैं। तो पहले तो हमने बात की कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र को 2 भागों में, इंटरफेज और एनाफेज। इंटरफेज को 3 भागों में, जीवन, सिंथेसिस और G2। एनाफेज को 2 भागों में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस को 4 भागों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस तरह से हमने ये पूरा डायग्राम बना लिया। अब इसी के बाद बात करें तो फॉरवर्ड और टैंक ने अंतरावस्था के बारे में बताया, स्नाइडर ने कैरियोकाइनेसिस के बारे में बताया और व्हाइटमैन ने साइटोकाइनेसिस के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद ये जो सबसे बड़ी अवस्था है वो अंतरावस्था है। 90 से 3-4% खत्म हो जाती है इसमें काम। 5 से 10% बचा होता है वो एम फेज में खत्म हो जाता है, जिसमें 2 अवस्थाएं आती है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक इतनी। अब पढ़ते हम एक एक करके जीवन, G2, G। जीवन के जीवन को कहते हैं, जी का मतलब होता है गैप। तो गैप वन वाली अवस्था में क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले होता है आरएनए का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आरएनए का निर्माण हो गया कौन सी में? जीवन में। और कोशिका का आकार बड़ा होता है। हम जानते हैं कि 2 कोशिकाएं बननी है। अगर वो कोशिका 2 कोशिकाएं टूटेंगी तो 2 कोशिकाएं जो बनेंगी वो छोटी छोटी बनेंगी, इसीलिए पहले से ही कोशिका अपने आप को बड़ी कर लेती है, जिससे कि 2 कोशिकाएं बनती है वो नॉर्मल आकार की बनती है। और क्या होता है इसमें? आकार बड़ा हो गया और आरएनए का निर्माण हो गया। इसके बाद ये जो हमारी अवस्था दिख रही है, ये वाली कोशिका की, इसे कहते हैं जीरो अवस्था। जीरो अवस्था कैसी होती है कि ये जो क्या है कि ये कोशिका चक्र से आउट हो गई है। किस तरह से? तो इसमें क्या होती है? जांच होती है इस चीज की। इस सबसे पहले कि मान लो कि ये क्या कोशिका विभाजन की तैयारी है, पूरी इंटरफेज कोशिका विभाजन की तैयारी, तीनों अवस्था कोशिका विभाजन की तैयारी है। अब तैयारी की पहले तो ये देखा जाता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो करिए, वो काम ये कोशिका के लिए करने योग्य। इंटरफेज क्या है? कोशिका विभाजन की तैयारी।
अब तैयारी करने के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि हम वो काम करने के लिए पहले तो अवेलेबल या है या नहीं। अब यदि अवेलेबल होंगे करने के लिए तो करेंगे, और नहीं होंगे तो आउट हो जाएंगे, नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जीवन फेज में कोशिका को चेक करना होता है कि वो खुद विभाजन के लिए तैयार है या नहीं। अगर वो तैयार नहीं है, किसी तरह की कमी है, तो वो आउट हो जाती है, यानी G0 अवस्था में चली जाती है। और अगर तैयार है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस चलती है। तो ये हो गया हमारा जीवन में, ठीक है। जीवन में कितना हो गया, कोशिका का RNA का निर्माण हो गया, कोशिका विभाजन हो गई, जांच हो गई, और कोशिकीय अंगों का द्विगुणन। कोशिका में बहुत से अंग होते हैं, तो वो भी तो दो कोशिका बनेगी, तो अलग अलग बढ़ना है। तो सभी कोशिका के अंग जो और भी होते हैं उनका द्विगुणन हो जाता है। और सभी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये बहुत से अंग जो होते हैं वो क्या है कि द्विगुणन यानी दोगुनी मात्रा में बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब जीवन के बाद अब आती है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, तो एस फेज या सिंथेसिस। इस अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था हो गई सिंथेसिस की। तो जैसा कि हमने पढ़ा, इसमें RNA बन गया, तो अब इसमें क्या होगा, DNA का निर्माण हो जाएगा। इसमें DNA का निर्माण हो गया, ठीक है। और इसमें ही सेंट्रोसोम, इसी अवस्था में सेंट्रोसोम का भी द्विगुणन होने लगेगा। सेंट्रोसोम का द्विगुणन हुआ तो क्या करेगा कि सेंट्रोसोम जो होता है वही तो कोशिका विभाजन करवाता है। कोशिका विभाजन कौन करवाता है, सेंट्रोसोम, क्योंकि आगे भाग में प्रोफेज वो मेटाफेज में उसमें से तंतु निकलते हैं और जो कि कोशिका के वो सूत्रों को अपनी ओर खींचते हैं। तो सेंट्रोसोम ही तंतुओं का निर्माण करता है। तो सेंट्रोसोम भी पहले तो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद DNA का निर्माण हो गया, और तीसरा आता है इसमें DNA का द्विगुणन, जिसके हम DNA का डुप्लीकेशन कहते हैं। तो DNA का निर्माण हो जाएगा, DNA का डुप्लीकेशन हो जाएगा, और सेंट्रोसोम का भी द्विगुणन हो जाएगा। तो सभी चीजें इसमें दो दो बन जाती है। इसके बाद आता है हमारा G2 अवस्था आती है, जो कि हमारी लास्ट अवस्था है कोशिका की तैयारी। तो इसमें क्या है, कोशिका पुनः वृद्धि, दोबारा से वृद्धि करेगी थोड़ी बहुत, अगर कमी रहेगी होगी थोड़ी बहुत तो दोबारा से वृद्धि करेगी। और क्या है कि G2 अवस्था में कोशिका की तैयारी पूरी हो जाती है। तो क्या करेंगे, तैयारी पूरी हो जाती है कोशिका विभाजन की। G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की पूरी तैयारी पूरी हो जाती है, और गुणसूत्रों का द्विगुणन। तो क्या देखा हमने कि जीवन में RNA का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण भी हो जाता है, इसी में प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्या देखा हमने, RNA का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, कोशिका का आकार बढ़ गया, और जांच हो गई कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए योग्य है या नहीं, और कोशिका के अंगों का भी द्विगुणन हो गया। इसके बाद सिंथेसिस में आते हैं, तो RNA से फिर DNA का निर्माण हो गया, प्रोटीन भी लगता है उसमें, तो DNA बन गया, DNA का डुप्लीकेशन हो गया, और सेंट्रोसोम है वो भी विभाजित हो गया।
इसके बाद G2 अवस्था में इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि और हो जाती है, पूरी तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र भी डबल हो जाते हैं। और गुणसूत्र क्योंकि आगे जब कोशिकाओं में जाती है तो गुणसूत्र भी तो 23 के 23 जोड़ी चाहिए, क्योंकि अगर एक कोशिका में अगर 23 जोड़ी है और अगर वो दो भागों में बटेगी तो आधे आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, लेकिन गुणसूत्र आधे नहीं होना है, आधे होते हैं सब अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में तो आधे नहीं होना है, इसीलिए पहले तो आधे नहीं होंगे समसूत्री विभाजन में, इसीलिए पहले से ही कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, जिसके बाद विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या नई कोशिकाओं में नियमित रहती है, बराबर रहती है। तो ये हो गया हमारा कोशिका की तैयारी का चक्र। तो इस तरह से कोशिका के विभाजन की तैयारी होती है। अब ये जो बचा है एम फेज, या कहें कि विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था भी होती है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। इतनी अवस्था तो केवल कोशिका की तैयारी की थी, जो कि 90 से 95% टाइम लगता है इसमें, ठीक है। या कहें कि 24 घंटा में से 23 घंटा केवल तैयारी में ही लगता है, और 1 घंटा में कोशिका विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। अब बात करें कि ये पहली ये दूसरी, तो कोशिका विभाजन की पूरी तैयारी हो गई। बची इतनी भाग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस के हैं, और बची साइटोकाइनेसिस। तो 2 अवस्था और बची। ये अवस्था में कोशिका पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो इनको पढ़ेंगे हम दोनों अवस्थाओं में, एक तो समसूत्री में और अर्धसूत्री अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में इनको पढ़ेंगे।